हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यह पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% छपेगा। ये कोड आप लोग याद कर लेना, 825 जेडी कोड का वायरल मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों का आंसर मैं लेकर के आ चुका हूं। आप देख सकते हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल अच्छे से उत्तर समझाऊंगा ताकि आपको प्रश्नों का उत्तर रटना ना पड़े। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। एक एक प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर इस वीडियो में और ये वायरल मॉडल पेपर है। इसी तरह के कई मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में 70 में 70 का स्कोर बहुत आसानी से कर सको। मेरे प्यारे बच्चों, समय आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का और पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। यहाँ पर नोट के अंतर्गत आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है, इसमें से 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे और 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए। चलिए सामान्य निर्देश भी पढ़ लेते हैं क्योंकि इनको पढ़ना है और इन्हीं के अनुसार आपको कार्य भी करना है बोर्ड एग्जाम में। चलिए, पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दें, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा कि यहाँ पर ओएमआर सीट है। अब इसमें आपको प्रश्नों का उत्तर भरना है। कैसे भरना है? मान लीजिए यहाँ पर पहले प्रश्न में सी वाला ऑप्शन सही है और आपने जल्दबाजी में बी वाला ऑप्शन भर दिया। अब ना तो इसे आप काट सकते हैं, ना ही इसमें इरेजर का प्रयोग करना है और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना। कुछ नहीं करना है। जो आपने गोला भर दिया सो भर दिया, चाहे गलत हो या सही हो। अब आप जो है एक प्रश्न में 2 गोला नहीं भर सकते, ये नियम है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है? 1 नंबर का है या 2 नंबर का है या 4 नंबर का या 6 नंबर का, इसका भी विवरण दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला निर्देश है खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न हैं और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न हैं। मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही आपको करना है। जो खंड बा है इसके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको एक साथ करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न ना आता हो, यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए मानचित्रों को, जो मानचित्र आपको मिलेंगे उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ अच्छे से बांध देंगे उसको भरने के बाद। और जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थी हैं उनके लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न संख्या 9A और 9B लिखने के लिए दिए गए हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आ के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को आप 2025
बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार कर लेना। यहाँ से प्रश्न 100% आएंगे ही आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इटली का एकीकरण किया गया था किसके नेतृत्व में? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गैरीबाल्डी। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। ज्यूसेप्पे गैरीबाल्डी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया गया। और जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया, या जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? ऑटो वान बिस्मार्क को जाता है। आप लोग इस प्रश्न का भी आंसर तैयार कर लेना कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया? ऑटो वान बिस्मार्क ने किया। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, यानी रॉलेट एक्ट वाले इस प्रश्न में कितने ऑप्शन हैं? यहाँ पर ए वाला और सी वाला ऑप्शन एक जैसा है, जो कि मिसप्रिंट है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर राइट आंसर ही क्या है? 1919 ईस्वी। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग जो है घबराइएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? गुलामगिरी। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर भी कर लेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? तो सामुदायिक सरकार से तात्पर्य क्या होता है कि जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में होता है, उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक सरकार कहते हैं। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? दिए गए विकल्पों में से नगरपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका, इसमें से कौन है जो शासन का अंग नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कार्यपालिका। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन है, ये शासन का अंग है। न्यायपालिका भी शासन का अंग है, लेकिन विधायिका भी शासन का अंग है, लेकिन क्या नगर पालिका शासन का अंग नहीं है? यहाँ पर ए वाला ही ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी सन 1992 ईस्वी में। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 ईस्वी में। दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा? सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
प्रश्न संख्या 9 है, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, देशभक्ति की भावना, प्रगतिशील सरकार या इनमें से सभी। तो लोकतंत्र का प्रमुख गुण है कि राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो, देशभक्ति की भावना जो है लोगों में व्याप्त हो, और प्रगतिशील सरकार भी कैसी हो, निरंतर प्रगति करती रहे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो भारतीय संघ में मेरे प्यारे बच्चों अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, संघ को प्राप्त हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? मेरे प्यारे बच्चों पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है अधिक सिंचाई। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। निम्नीकरण का अर्थ क्या होता है? ह्रास। ह्रास का अर्थ होता है नष्ट होना, यानी पंजाब में जो उपजाऊ भूमि है उसका ह्रास या उसका विनाश किस कारण से हो रहा है? अधिक सिंचाई के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर जो दाल होती है, जो दालें होती हैं उसमें क्या होती हैं? फली होती हैं। यानी यहाँ पर फलीदार फसल कौन सी है? दालें। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सी शब्दावली दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है? तो जब दो देशों के मध्य या दो से अधिक देशों के मध्य व्यापार होता है, इस तरह के व्यापार को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। और जब एक ही देश में, मेरे प्यारे बच्चों एक ही देश में यानी भारत देश में यदि उत्तर प्रदेश से कोई वस्तु बेची जाती है और गुजरात प्रदेश में खरीद ली जाती है, या गुजरात प्रदेश से कोई वस्तु उत्तर प्रदेश में खरीद ली जाती है, तो इन दो प्रदेशों के मध्य यानी इन दो राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहेंगे? आंतरिक व्यापार कहेंगे। क्लियर हो गया? मैं चाहता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएं ताकि आपको रटना ना पड़े। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार से है। प्रश्न क्या है अगला मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर आप सभी लोग ध्यान दें, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? प्रश्न संख्या 15 है, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन क्या 1992 ईस्वी में हुआ, या 1991 में, या 1993 में, या फिर 1989 में? तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताएंगे। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? चलिए अगला प्रश्न है, एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? क्षेत्र की गतिविधि है। एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, यहाँ पर राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा लिए जाते हैं? सदस्यों के द्वारा, या बैंकों के द्वारा, या गैर सरकारी संस्था के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी जो निर्णय लिए जाते हैं ये लिए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों के द्वारा। प्रश्न अगला है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है सभी लोगों को, विकसित देश के लोगों को, विकासशील देशों के श्रमिकों को, या इनमें से किसी को भी नहीं? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो विकसित देश के लोग हैं, जो विकसित देश के लोग हैं उनको वैश्वीकरण
ने उनके जीवन स्तर में सुधार लाया है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 1991 ईस्वी में, जो कि यहाँ पर विकल्प में नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं सही उत्तर आपको बताऊंगा प्रत्येक प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया तो सन 1986 ईस्वी में, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। सन 1986 ईस्वी में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। चलिए अब बारी आती है खंड बा के वर्णनात्मक जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए। फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति के 4 प्रमुख कारण कौन कौन से थे? 4 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो है चौथे का, यहाँ पर जो सेकंड टाइप का जो प्रश्न है, यानी जो खंडबा में फर्स्ट टाइप का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति के 4 कारण क्या थे। चलिए अच्छे से समझेंगे आप लोग इसका उत्तर। 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसके द्वारा वहां पर लुई वंश के शासन का अंत हुआ। अब एक प्रश्न आता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1789 ईस्वी में। अब फ्रांस में जो है ये क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में और इस क्रांति के फलस्वरूप वहां पर क्या हुआ? लुई वंश के शासन का अंत हुआ और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। लुई वंश के शासन का अंत हो गया और लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। सबसे पहला कारण क्या था मेरे प्यारे बच्चों? अयोग्य शासक। फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ पर लुई वंश का शासन था, जिसका शासक कौन था? जिसका शासक था लुई 16वां। वह एक अयोग्य, जिद्दी और अदूरदर्शी, कर्तव्यहीन शासक था। वह सुधारों का पक्षधर नहीं था बल्कि अपनी निरंकुशता को कायम रखना चाहता था। इस कारण जनता उसके विरुद्ध हो गई। दूसरा कारण क्या था फ्रांस की क्रांति का? मध्यम वर्ग। अब मध्यम वर्ग क्या था मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी आते थे। मध्यम वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते थे? जो है छोटे उद्योगपति और डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी आते थे। यह वर्ग नवीन विचारों और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था और लोकतंत्र का पक्षधर और निरंकुश राजशाही का विरोधी था। जो निरंकुश राजशाही का शासन था उसका विरोधी था ये वर्ग, यानी इस वर्ग के जो है जितने भी लोग थे ये विरोधी थे और किसके पक्षधर थे? लोकतंत्र के पक्षधर थे। जब जनता राजशाही के विरुद्ध हुई तो इसने इसका पूर्ण समर्थन किया। चलिए अगला कारण क्या था फ्रांस की क्रांति का? आम जनता की दयनीय स्थिति। इस समय शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहां विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, वहीं आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी तथा लोग रोजी रोटी को तरस रहे थे। फ्रांस की क्रांति का चौथा कारण क्या था मेरे प्यारे बच्चों? दार्शनिकों का प्रभाव। इस समय जो दार्शनिक वर्ग उदित हुआ उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा,
न्याय व्यवस्था की कमियों व फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत कराया। इन्होंने जनता में क्रांतिकारी भावनाओं का संचार किया और जिस कारण जनता क्रांति करने के लिए अग्रसर हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 प्रमुख कारण थे फ्रांस की क्रांति के। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताता चलूंगा। वैसे तो आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर करना है, चाहे आप इस प्रश्न का उत्तर दें या अथवा में जो है इसका उत्तर दें, एक प्रश्न का उत्तर करना है। तो चलिए मैं आपको इसका भी उत्तर बताऊंगा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य के शामिल नहीं होने के कारण कांग्रेस इसकी रिपोर्ट से असंतुष्ट थी। साइमन कमीशन जब गठित हुआ, इसमें भारत का कोई भी सदस्य नहीं था, भारत का कोई सदस्य नहीं था, इसलिए जो है कांग्रेस इसकी रिपोर्ट से क्या थी? असंतुष्ट थी। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की नई नीति की घोषणा की। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया तथा तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, कह रहा है संघवाद से क्या तात्पर्य है? चलिए इसका उत्तर आप अच्छे से समझिएगा। प्रश्नों का उत्तर यदि आपको समझ में आ जाता है तो आपको प्रश्नों का उत्तर रटना नहीं पड़ेगा। चलिए संघवाद से क्या तात्पर्य है? तो संघवाद, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का उत्तर आप लोग यहाँ पर देखेंगे। संघवाद सरकार का वह स्वरूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम 2 स्तर मौजूद हैं। पहला केंद्रीय स्तर पर और दूसरा स्थानीय या राज्य स्तर पर। इसमें से एक सरकार देश भर के लिए होती है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं और इसके अलावा राज्य या प्रांतीय स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के नित्य प्रति के कार्यों को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य संपादित करती हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग बिल्कुल अच्छे से इस प्रश्न का भी आंसर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर अथवा में प्रश्न है, लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता होती है, इसके महत्व को बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 2 अथवा का उत्तर अच्छे से समझेंगे। लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की बहुत आवश्यकता होती है। यदि राजनीतिक दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। राजनीतिक दलों का उदय प्रातिनिधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तो उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नजर में लाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। विभिन्न
जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरतें होती हैं, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम कैसे करनी है, भूक्षरण को कैसे रोकना है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का उत्तर आप लोग ऐसे समझिएगा। अनेक मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन का अर्थ होता है भूक्षरण। जब मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी कारणवश पहुंच जाती है, या तो प्राकृतिक कारण के द्वारा या मानवीय कारण के द्वारा, उसे ही क्या कहते हैं, मृदा अपरदन या भूक्षरण कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाना चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर इस प्रक्रिया को यानी मृदा अपरदन को या भूक्षरण को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने हैं। चलिए पहला उपाय है पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। मृदा रोधक बांध अवनालिकाओं के फैलाव को रोकते हैं। दूसरा उपाय है पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। अगला उपाय है पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। और अगला उपाय है पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 3 का, अथवा जल दुर्लभता क्या है। वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों का वर्णन कीजिए। आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर करना है, लेकिन मैं सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बता रहा हूं, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा में ना पूछा जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। जल दुर्लभता जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे क्या कहते हैं, जल दुर्लभता कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। पहला कारण क्या है, बढ़ती जनसंख्या। जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। यानी घर में तो जल का काम होता ही है, साथ ही साथ अनाज उगाने में भी जल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। दूसरा कारण क्या है जल दुर्लभता का, जल का असमान वितरण। भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। तीसरा कारण है जल दुर्लभता का निजी कुएं या नलकूप।
मेरे प्यारे बच्चों, बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं व नलकूपों से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, किंतु इसके कारण लगातार भूजल का स्तर नीचे गिरता या गिर रहा है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। चौथा कारण है जल दुर्लभता का औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण स्वतंत्रता के बाद हुए औद्योगिकीकरण के कारण भारत में अल-लवणीय यानी स्वतंत्रता के बाद हुए औद्योगिकीकरण के कारण भारत में अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति जल विद्युत से की जाती है और इस कारण भी जल की कमी का सामना करना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। कह रहा है झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना या झूम कृषि क्या है, चलिए आप लोग यहाँ पर इसको समझेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 4। झूम कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है, इस कृषि में सबसे पहले वनों के किसी भाग को काटकर या जलाकर साफ कर लिया जाता है। इस कृषि को करने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, वनों के किसी भाग को काटकर या उसको जलाकर साफ कर लिया जाता है तथा इस पर कृषि की जाती है और उस भाग पर क्या किया जाता है, कृषि की जाती है। परंतु जब इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो 2-3 वर्ष बाद इस भूमि को परती छोड़कर नए स्थान पर वनों को साफ कर कृषि की जाने लगती है। यानी जब इस भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तो क्या होता है, इसको छोड़ दिया जाता है 2-3 वर्षों के लिए और नए स्थान पर वनों को काटकर या जलाकर उसको साफ करके वहां पर कृषि की जाने लगती है तथा कुछ वर्षों बाद इस क्षेत्र को भी छोड़ दिया जाता है और कुछ सालों बाद इस क्षेत्र को भी छोड़ दिया जाता है और नए स्थान पर कृषि की जाने लगती है। ये है झूम कृषि की विशेषता। और अगली विशेषता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार की कृषि में मोटे अनाज जैसे कि मक्का हुआ, ज्वार, बाजरा, जिमीकंद एवं रतालू आदि उत्पन्न किए जाते हैं। अगली विशेषता है, इस पद्धति के अंतर्गत कृषि खाद्यान्न का उत्पादन कम किया जाता है। यानी जो है इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। और अगली विशेषता है, इस कृषि पद्धति में कुदाल, खुरपी, हसिया आदि पुराने उपकरणों तथा मानव श्रम का प्रयोग होता है। किसी भी तरह की मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता, मानव श्रम का प्रयोग होता है। अगला है यहाँ पर, इस कृषि पद्धति में सिंचाई के साधनों का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं चाहता हूं कि आप सभी को एक एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल अच्छे से समझ में आता रहे। यदि आपको प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आ गया तो मैं वादा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्रश्नों का उत्तर रटना नहीं पड़ेगा। जब आपको प्रश्नों का उत्तर समझ में आ जाएगा तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2025 में। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 4 का अथवा इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा, विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। बहुविकल्पी प्रश्न यदि आता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है तो उत्तर होगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। यानी विकल्प में जिनेवा लिखा होगा तो जिनेवा
5वां ही हो जाएगा राइट आंसर। 1995 में 1 जनवरी 1995 में स्थापित संगठन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना और लागू करना, व्यापार उदारीकरण के विस्तार के लिए बातचीत और निगरानी हेतु एक मंच प्रदान करना, व्यापार विवादों का समाधान करना, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ाना, वैश्वीकरण आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करना तथा विकासशील देशों को वैश्विक प्रणाली में पूरी तरह से लाभान्वित होने में सहयोग करना, ये हैं इसके उद्देश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्णनात्मक सेकंड प्रकार के यानी दूसरे प्रकार के प्रश्न आएंगे, जिनका उत्तर आपको लिखना है लगभग 150 शब्दों में और प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। और जो यहाँ पर वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न थे, यह प्रत्येक प्रश्न था 4 नंबर का। चलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। चलिए इसका उत्तर आप समझेंगे यहाँ पर। प्रश्नोत्तर संख्या 5, यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा। 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जो निम्न प्रकार थी। सबसे पहला किस क्रम में इटली की जो है एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस समय इटली एक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। दूसरा है इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित हैं। तीसरा 1830 के दशक में ज्यूसेppe मैत्सनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। अगला 1831 ईस्वी और 1848 ईस्वी में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, उनके कारण इतालवी राज्यों में एक बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पीडमांट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय आगे आया। पांचवा, सार्डिनिया पीडमांट के प्रधानमंत्री कावूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस व सार्डिनिया पीडमांट के बीच एक कूटनीतिक संधि की। अगला मेरे प्यारे बच्चों 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इस युद्ध में ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया। अगला 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली व 2 सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पीडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया। यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से वह स्पेन को पराजित कर सके। और अगला है 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 ईस्वी में यह एकीकरण पूर्ण हुआ। यानी इटली का एकीकरण कब हुआ? सन 1870 ईस्वी में। और इटली का प्रथम राजा किसे घोषित किया गया? विक्टर इमैनुअल द्वितीय को। ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 अथवा है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए आप सभी लोग यहाँ पर देखिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 5 अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप अच्छे से उत्तर समझिएगा। 1929 ईस्वी की
यदि प्रश्न आता है आर्थिक महामंदी कब प्रारंभ हुई, तो सन 1929 ईस्वी में हुई थी। बहुविकल्पी प्रश्न आ सकता है बोर्ड परीक्षा में, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो 1929 ईस्वी की विश्वव्यापी मंदी का पश्चिमी देशों के साथ साथ उनके उपनिवेशों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं रही। भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंदी के प्रभाव का विवरण इस प्रकार है। पहला प्रभाव क्या हुआ? व्यापारिक क्षेत्र पर प्रभाव। व्यापारिक क्षेत्र पर आर्थिक महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा? मेरे प्यारे बच्चों, इस समय भारत के कृषि वस्तु निर्यातक देश था। इस समय जो भारत था वह कृषि वस्तु निर्यातक देश था, यानी कृषि की जो कृषि में उत्पादन होता था उसको जो है निर्यात करता था, दूसरे देशों को बेचा करता था। यह तैयार माल दूसरे देशों से आयात करता था। आर्थिक मंदी में भारतीय व्यापारियों को प्रभावित किया। आर्थिक मंदी ने किसको प्रभावित किया? भारतीय व्यापारियों को प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच भारत का आयात घटकर आधा रह गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गिरती कीमतों का प्रभाव भारत पर भी पड़ा और यहां वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमतों में 50% की गिरावट दर्ज की गई। दूसरा यहां पर आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर किसानों की स्थिति पर प्रभाव। यहाँ पर किसानों होगा, थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं सही कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, किसानों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा आर्थिक महामंदी का? ऐसे कृषि उत्पाद एवं निर्मित सामान जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग थी, उनकी मांग में गिरावट दर्ज की गई। जूट और पटसन से बनी वस्तुओं की मांग घटने से उनका निर्यात बंद हो गया। फलस्वरूप कच्चे पटसन की कीमतें 60% से अधिक गिर गई। ऐसे में जिन किसानों ने पटसन की कृषि हेतु ऋण लिए थे, यानी कर्ज लिया था, उनकी स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा और वह पहले से अधिक कर्जदार हो गए। तीसरा प्रभाव क्या था? शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा? मंदी का शहरी अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वहां अधिकतर वेतनभोगी वर्ग के लोग रहते थे या फिर बड़े जमींदार वर्ग के लोग रहते थे जिन्हें भूमि का लगान प्राप्त होता था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने उद्योगों की सुरक्षा हेतु सीमा शुल्क बढ़ा दिया था, जिससे उद्योगों को भी लाभ हुआ। सरकार द्वारा लगान कम न करने के कारण किसानों की स्थिति विपन्न हो गई। एक और किसानों को उनके उत्पादों की उचित कीमत नहीं मिल रही थी। एक और क्या था? किसानों को उनके उत्पादों की उचित कीमत नहीं मिल पा रही थी, तो दूसरी ओर उन पर लगान व ऋण का भारी बोझ था। इस तरह मंदी के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव था। अगला जो है प्रभाव क्या था आर्थिक महामंदी का? वैश्वीकरण की प्रक्रिया का पुनर्जीवन। मंदी के दौर से प्रभावित भारत बहुमूल्य धातुओं विशेषकर सोने का निर्यात करने लगा। अर्थशास्त्री कीन्स के अनुसार भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करने में सहायता मिली। मेरे प्यारे बच्चों, ये था इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आप लोग ध्यान दें, अगला जो प्रश्न है, भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं दो कारकों का उल्लेख करें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगातार प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में और 2025 में भी यही प्रश्न आने का बिल्कुल 100% जो है यहाँ पर तय हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 6। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने भारत
को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। भारतीय संघात्मक शासन की कुछ प्रमुख विशेषताएं अग्रलिखित हैं। पहली विशेषता क्या है? दो स्तरीय शासन व्यवस्था। संविधान ने दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकारें। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। अगला है यहाँ पर अगली विशेषता शक्तियों का बंटवारा। मेरे प्यारे बच्चों, संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। राज्य सूची में कम महत्व के विषय थे, जिन पर राज्य जो है सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होगा। अगली विशेषता है कठोर संविधान। हमारे संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप से किया गया है। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर कराया जाता है। इस प्रकार कठोर संविधान संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों शक्तिशाली न्यायपालिका। संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद होने की स्थिति में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। अगली विशेषता है वित्तीय स्वायत्तता। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने, राजस्व उगाहने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। राज्य सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। अगली विशेषता है संघात्मक शासन की एकीकृत न्यायपालिका। भारत में संघात्मक शासन के कारण केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है, किंतु न्यायपालिका दोनों के लिए एक ही है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे केंद्र व राज्यों के झगड़ों का निपटारा किया जा सके। अगली विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राज्यों के अपने संविधान नहीं है। भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। भारत के राज्यों के अपने संविधान नहीं है। अगला है केंद्रीकृत संघवाद। भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है। भारत में 2 प्रकार की सरकारें होते हुए भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। केंद्र को अधिकार दिए गए हैं, इसलिए भारतीय संघ को केंद्रीकृत या एकीकृत संघवाद कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रश्न है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 6 अथवा लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है। निम्नलिखित तत्वों से इसे समझा जा सकता है। पहला, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। ये चुनाव निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और मतदाता अपनी इच्छानुसार किसी को भी चुन सकते हैं। ये प्रतिनिधि जिन्हें जनता चुनती है या मतदाता जिन्हें चुनते हैं, ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। यदि जनता चाहे तो उन्हें अपने पद से अलग यानी हटा भी सकती है। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें। अगला है कानूनों पर खुली चर्चा।
लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वह ज़्यादा प्रभावी होंगे। अगला है सूचना का अधिकार। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम में क्या होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो नियम और कानून को मानती है और लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है, इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति समर्थन का भाव है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है। वन और वन्य जीव संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है, ये आप अच्छे से समझिएगा। तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्नोत्तर संख्या 7 का उत्तर क्या होगा? जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की रक्षा हेतु अभी यह देखने में आया है कि भारत की 1/3 भूमि नमी खो चुकी है। यहाँ पर खो होगा। 70% सतह जल प्रदूषित हो चुकी है। 40% वनस्पति नष्ट हो चुकी है। वन्य जीवों के लगातार शिकार किए जाने और वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पौधों का व्यापार बढ़ने से हजारों की संख्या में जंतु और पादप प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं या विलुप्त हो चुकी हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने हेतु इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की रिपोर्ट के अनुसार सामान्य प्रजातियों में चौपाई, कृतक, भारतीय जंगली गधा, भारतीय गैंडा और शेर की पूंछ वाला वानर जिसे मक्काक, सन गाय, मणिपुरी हिरण संकटापन्न प्रजातियां हैं। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन सुभेद्य प्रजातियां हैं। ध्रुवीय भालू, एशिया का जंगली भैंसा, रेगिस्तानी लोमड़ी तथा धनेश पक्षी दुर्लभ प्रजातियां हैं। अंडमान का चैती, निकोबार का कबूतर, अंडमान का जंगली सुअर तथा अरुणाचल प्रदेश का मिथुन स्थानिक प्रजातियां और एशियाई चीता तथा गुलाबी सिर वाली बतख विलुप्त प्रजातियां हैं। अंतिम श्रेणी को छोड़कर इन सभी प्रजातियों की रक्षा की जानी है, अन्यथा इसका पारिस्थितिक तंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगला है वन्य प्राणियों को विलुप्त होने से रोकना। पेड़ पौधों एवं प्राणी प्रजातियों की एक बड़ी संख्या जिनमें सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी, जलचर एवं उभयचर सम्मिलित हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं। इनके संरक्षण हेतु वनों का अस्तित्व आवश्यक है। उपनिवेश काल की नीतियां केवल गिनी चुनी प्रजातियों का संवर्धन करने की रही थी। इनके अंतर्गत केवल उन प्रजातियों को महत्व दिया गया है जिनसे प्रत्यक्ष व्यापारिक और वाणिज्यिक लाभ होता है, जैसे सागौन वृक्षों का लगाया जाना, चीड़ के वृक्षों का जंगल तैयार करना और सागौन होगा यहाँ पर के वनों ने दक्षिण भारत के वनों को नष्ट कर दिया, जबकि चीड़ ने हिमालय के बाज और बुरुश के जंगलों को समाप्त कर दिया था।
बाज और बुरुश के जंगलों को समाप्त किया था किसने? चीड़ ने। उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधनों का संरक्षण और परीक्षण किया जाए। यह पारिस्थितिकी के संतुलित अस्तित्व के लिए आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 7 का अथवा है, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसका भी उत्तर समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 7 अथवा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार जरूर शेयर कर दें आप लोग इस वीडियो को। मैंने आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, बस आप एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दें और इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लें। सामाजिक विज्ञान विषय के कई मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। तो प्रश्नोत्तर संख्या 7 अथवा आप लोग अच्छे से समझिए। लौह अयस्क एक महत्वपूर्ण खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान हैं। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। मैग्नेटाइट क्या है? यह सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क माना जाता है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में प्रयोग हुआ है। भारत में लौह अयस्क की पेटियां निम्नवत हैं। पहला, ओडिशा झारखंड पेटी। ओडिशा, जिसे अब ओडिशा के में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ी खादानों से निकाला जाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। अगला है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बोलाडिला पहाड़ी श्रृंखला में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। इन खादानों का लौह अयस्क विशाखापत्तनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। अगला है यहाँ पर बेलारी चित्रदुर्ग चिकमगलूर तुमकुर पेटी। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुंद्रेमुख की खानें 100% निर्यात इकाइयां हैं। अगला है यहाँ पर महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मारमागाओ पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 8 जो कि महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। कह रहा है तृतीयक क्षेत्र क्या है। यहाँ पर तृतीयक होगा। तृतीयक क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 8 का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर आप अच्छे से समझेंगे इस प्रश्न का उत्तर। तृतीयक क्षेत्र क्या है? तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायता करती हैं। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सुविधा के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार यानी संवाद या बैंकों से ऋण लेने यानी कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीयक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं।
परिवहन जो है और भंडार जो है, संचार, बैंक सेवाएं, ये सभी क्या हैं, तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के अलावा सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। आगे आप देखेंगे सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी आवश्यक सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं, जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसी व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे और एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है 8 का अथवा विश्व व्यापार संगठन के कार्यों की विवेचना कीजिए। चलिए लास्ट प्रश्न है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 8 अथवा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप अच्छे से समझिएगा। विश्व व्यापार संगठन अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार व विदेशी निवेश का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का ऐसा विचार है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोध हानिकारक हैं। विश्व व्यापार में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। विश्व के देशों के मध्य अवरोध विहीन मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय या उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर आरंभ किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि इन नियमों का पालन हो। वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं और जबकि 23 पर्यवेक्षक सरकारें हैं। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन व्यापार में यह द्रष्टव्य है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बनाए रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए मजबूर किया है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार कर लें। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर अगला प्रश्न है मानचित्र से संबंधित निर्देश है। प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित हैं और यहाँ पर आप देखेंगे 9A के अंतर्गत प्रश्न निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में जो है चित्र के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के प्रश्न आएंगे। वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया आपको मानचित्र में दर्शाना है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस तरह के कुल 5 प्रश्न हैं। कितने? कुल 5 प्रश्न हैं। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे जो है 9B प्रश्न है। इसमें क्या है? दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो चिन्ह भी बना होगा जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। 5 नंबर के प्रश्न यहाँ पर हैं। तो कुल 10 नंबर का आएगा प्रश्न मानचित्र पर आधारित। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।